अच्छा, अली ज़फ़र साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं, तो ये जो तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कल इलेक्शन हुआ, ये वकला की बरादरी में एक रेफरेंडम था और रेफरेंडम हुकूमत जीत गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखें, इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये भी एक स्लोगन था इस कैंपेन में और वो रिजेक्ट किया गया है। जो वकला की सबसे सीनियर तंजीम है और सबसे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो वोटर्स होते हैं जिसके, उन्होंने रिजेक्ट किया है इसको। लेकिन मेरा ख्याल है सारा कुछ कहना कि ये रेफरेंडम था या रिजेक्ट हो गया, ये दुरुस्त इसलिए नहीं है कि जो इलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का, वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं होता, सियासी मामलात होते हैं कुछ लोगों की नजर में, लेकिन ज्यादातर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो होता है किस किस्म का कैंडिडेट है, उनकी कैंपेन कैसी थी, उनकी दोस्तियां कैसी थी, उन्होंने क्या अपना एजेंडे पेश किए, वो वकला के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। कभी एक ग्रुप का आ जाता है, कभी दूसरे ग्रुप का आ जाता है। तो हम सियासतदान समझते हैं हमेशा कि ये सियासी प्रिंसिपल या सियासी स्लोगन्स के ऊपर ये फैसले हो रहे हैं और कौन इलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जनरल इलेक्शन, पॉलिटिकल इलेक्शन और जो वकला का इलेक्शन होता है, बड़ा फर्क है। अब ये जो रऊफ साहब इलेक्ट हुए हैं, वो मेरे भी सदर हैं, वो उसको हमने सबने एक्सेप्ट किया है कि अब वो पूरे जो जितनी हमारी कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी, उसके सदर हैं और सारी काबीना हमारी काबीना है। एक बार इलेक्शन हो जाए तो हमारी ग्रुप बंदी खत्म हो जाती है और हम फिर एक ही यूनाइटेड काबीना के नीचे काम करते हैं। तो ये बड़ा मुख्तलिफ है, इसमें कोई हुकूमत नहीं बनाता आके, या कोई ऑपोजिशन या गवर्नमेंट की नहीं होते मैनेज। यहाँ तो सारे एक बार इलेक्शन बड़ा भरपूर होता है बिल्कुल, लेकिन जब हो जाए तो हम उसी तरह मैंने आज रऊफ साहब को ट्वीट की, मैंने कंग्रेचुलेट किया और मैंने कहा कि बड़ा अच्छा है, और मैंने उनको भी कंग्रेचुलेट किया जिन्होंने हिस्सा लिया था इस इलेक्शन में, कि उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स जो थे, जो अली ज़फ़र साहब, प्रिंसिपल्स थे, अली ज़फ़र साहब, आपने इसलिए तो नहीं उनको कांग्रेचुलेट किया कि उनका ताल्लुक उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप भी सदर का इलेक्शन जीते थे? जी बिल्कुल, वो भी है, वो भी फैक्टर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरा ग्रुप आसमा का ही ग्रुप है। लेकिन जब मैं समझता हूं कि दूसरा कैंडिडेट बेहतर है तो मैं दूसरी तरफ वोट भी करता हूं। आबिद जुबैरी साहब बने थे प्रेसिडेंट, उनके ऑनर में मैंने खाना भी दिया था, हालांकि वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के, आसमा जहांगीर ग्रुप के नहीं थे कैंडिडेट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्रुप आपके होते हैं जरूर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप फैसला करते हैं कैंडिडेट को देख के, और वो उस कैंडिडेट का क्या किरदार होगा, माजी में भी था क्या और फ्यूचर में भी क्या होगा, उसको देखते हुए आप करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम चीज होती है, ये हम खाली रबर स्टैंप नहीं करते कि किसी ने कह दिया तो आप किसी के हक में वोट कर दें। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी। देखिए, बैरिस्टर साहब ने जो बात की है, मैं इस हद तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन होता है और ये फोरम नॉन पॉलिटिकल फोरम है। लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया गया ना अपोजिशन की तरफ से, वो ये था कि 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान भर की बार्स जो हैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगी, वो सड़कों पे होंगी, वो हुकूमत को ख़त्म कर देंगी और वो स्ट्राइक्स करेंगी, अदालतें बंद कर देंगी। उसमें जो सबसे बड़ा इलेक्शन है, जो सबसे बड़ी बार है, ख़ुद भी ज़ाहिर बता रहे हैं और ख़ुद प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसमें हमारा गवर्नमेंट का ज़ाहिर है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी एहसन बून ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप की सपोर्ट में थे, सबको पता था। दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो हामिद खान साहब और इमरान खान साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे। उसमें हमारे नैरेटिव का, हमारे कैंडिडेट का जीत जाना हमारे नैरेटिव का जीतना है। मैं सिर्फ ही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, वरना तो हमारे 10 वोट ना मिलते। अच्छा, अब आपके नैरेटिव के हवाले से कुछ मैं सवाल आपसे करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके इत्तेहादी तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो फाइनल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट जो फाइनल किया, उसी को आपने एक्सेप्ट किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया जी हाल ही में, जिससे एक बड़े सवालात पैदा हो गए। सुने वो क्या कह रहे हैं। अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था।
अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता है। मौलाना साहब ने दावा किया जी कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे और हमारे तो सिर्फ 8 वोट थे, तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि अपने 8 वोट जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में दे दें, वरना जो 11 वोट थे उनकी मदद से वो जो पहला ड्राफ्ट है जो अनएक्सेप्टेबल था उसको मंजूर करवा लेते। और ये बात मौलाना साहब से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं, किन अल्फाज में ज़रा सुनिए। नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन की इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन बना सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेरे ख़ानदान की एक तरीक़ाकार रहा है। मेरे लिए ये चैलेंज था कि नहीं, अगर मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है तो फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। अब ये जनाब बिलावल साहब तो आपके इत्तेहादी हैं, वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि जी हुकूमत के नंबर्स पूरे थे और मौलाना ने कहा कि 11 वोट खरीद लिए गए थे, तो ये नैरेटिव तो फिर आपके इत्तेहादियों का जो है वो भी आपके खिलाफ जा रहा है। देखिए नंबर गेम क्या थी और MNAs कौन कहाँ था और कौन क्या कर रहा था, कौन आया था या कौन आ सकता था, मैं इससे बराह रास्त डील भी कर रहा था और वाकिफ़ भी था, ज़ाहिर है एचीव है। ये बात मौलाना साहब की कि 11 वोट ख़रीद लिए गए थे, मैं माजरत से इसे सपोर्ट नहीं करता। इससे पहले भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाई गई बतौर वज़ीर आज़म, तो 22 MNAs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के आए थे। अच्छा किया बुरा किया, कोई उन्हें लोटा कहे, कोई उन्हें ज़मीर की आवाज़ कहे, जो भी कहें, बट दैट वाज़ अ फैक्ट। उस वक्त भी कहा गया जनाब कि बहुत इनको पैसे दिए गए हैं। हालांकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनमें जो सबसे बड़ी डिमांड उनकी वो ये थी कि अगले इलेक्शन में हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। वो बात बाद में क्लियर हो गई थी कि उसमें वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं है, कैश की शक्ल में। तो ये इल्ज़ामात अभी भी हर बंदे की ज़ाहिर है अपनी एक राय है, सारा कुछ है, लेकिन ग़ालिबन एक कुछ 40 के करीब तादाद ऐसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को अपना स्टाम्प पेपर नहीं दिए हुए लिख के, जिसका मतलब है कि टेक्निकली वो आज़ाद कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट जो है वो गुजरात से इलेक्शन लड़के, मैं चौधरी इलियास साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है काफ लीग को। तो जब से हुकूमत बनी है उस वक्त से आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा करके रखा हुआ है। वो तो अपने घर वापस आए हैं, वो किस चीज़ के पैसे लेंगे? और अगर वो वोट ना देते, ये बात मैंने पहुँचाई भी है उन तक, अगर वो वोट ना देते इस अमेंडमेंट में तो वो डी-सीट हो जाते। एक और MNA के ख़िलाफ़ जो है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था और वोट अभी नहीं दिया, उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में मूव हो गया है, कोयटा वाले। तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, मुझे ये बातें सारी जो हैं अपनी जगह चले ठीक है। लेकिन जो बिलावल साहब ने बात की है, देखो वो कॉज वही है। वो कह रहे हैं कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इख्तियारात पार्लियामेंट के थे वो हम बहाल करने की बात कर रहे हैं। जी अली ज़फ़र साहब, कुछ सेनेटर्स के बारे में भी सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे और वो उन्होंने वोट तो नहीं दिया 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में, लेकिन तहरीक इंसाफ के उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं।